स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं HSSC CET मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका टॉपिक चला हुआ है, जिसके अंदर आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक नंबर 4 पे पढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन, जो कि मेनली आपका है ही ये एक टॉपिक आपका है। इसके बारे में हम फेजेस पर बात करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, इसके कितने फेजेस होते हैं, इसके कितने साइकिल के बारे में एक्चुअल में बात करेंगे। और जितनी भी आपकी नेशनल लेवल पर एजेंसीज बनाई गई है इस डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी आपकी इंटरनेशनल लेवल की जो भी एजेंसीज़ है, जितने भी आपके एग्रीमेंट हो रखे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, जो कि आपके फैक्चुअल डाटा वगैरह होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपके साथ कंप्लीट आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया 2005 वाला, और आपका सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। तो इतनी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ, सभी ग्रुप्स में शेयर कर देना, जहां मर्जी वहां शेयर कर देना। और अगर नए हैं तो टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वो बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे, EVS को लेकर के आ रहे थे। देखो EVS के जो टॉपिक्स है वो आपके सेम ही हैं जो आपने TGT का दिया है ना, TGT का जो एग्ज़ाम दिया है, बट कुछ टॉपिक्स आपके अलग हैं जो कि नए हैं। उनको मैं डिजास्टर मैनेजमेंट ख़त्म होते ही उनको भी करवा दूंगी। बट मैंने आपकी जो प्लेलिस्ट है उसे अपडेट कर दिया है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप तब तक, अगर आपके पास टाइम है तो आप तब तक उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जो कि EVS की आई थिंक 13 से 15 वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनको आप देखें। उसके बाद आपकी मुश्किल से 4 या 5 क्लास में आपको कंप्लीट EVS मिल जाएगी, जो कि आपका रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। और अगर आपके सिलेबस में रोड सेफ्टी है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, उसका जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रही बात GK की, जो कि हरियाणा का जो जनरल नॉलेज है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मेरे चैनल पर आपको ये 4 चीज़ें अच्छे से मिलने वाली है, और सबके जो प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, EVS, रोड सेफ्टी और GK हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो ये सभी उन लोगों के लिए था जो को मैसेज कर रहे थे कि EVS भी कराओ साथ में। तो आप एक चीज़ ना, कॉन्टिन्यूटी में मैं चाहती हूँ, बस कॉन्टिन्यूटी में बने रहे। पहले डिजास्टर मैनेजमेंट को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आपके EVS के रिमेनिंग टॉपिक्स भी बिल्कुल करा देंगे, ठीक है। तब तक अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहले डिजास्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको सबसे पहली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर इतना लंबा नहीं खींचेंगे। डिजास्टर होता क्या है, आपदा क्या होती है। तो आपदा एक ऐसा आपका साथ एक सडन एक ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है जिससे आपको काफ़ी नुकसान होता है। जैसे आप मान के चलो, जैसे आपका अर्थक्वेक होता है, ठीक है। अर्थक्वेक होता है, आपदा एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी वार्निंग दे करके आती है, और ये नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जो फर्स्ट क्लास ली थी ना, उसके अंदर डिस्कस किया था, आप उसको ज़रूर देखना, सीरीज से देखना सारी चीज़ें, बिकॉज सारी जो क्लासेस है वो एक दूसरे के साथ लिंक करती है, ठीक है। तो अगर आप बीच बीच में देखेंगे तो चीज़ें शायद समझ में ना आए, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी आप सीरीज़ में देखें, ठीक है। डिजास्टर होते क्या है, एक डिसरप्शन हो जाता है मैसिव स्केल पर, आइदर नेचुरल और मैन मेड, अकरिंग इन शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड। मतलब कि आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, बट अचानक से कुछ ऐसा डिसरप्शन हो जाता है जिसको आप चाहकर भी उसको भूल नहीं सकते। उसके अंदर काफ़ी आपकी जान मान की हानि होती है, क्षति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। यह अब नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, किसी भी, इसके 2 तरीके होते हैं। इसके टाइप्स के ऊपर भी मैंने पहले वीडियो में बात करी है। और शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड का भी होता है। जैसे अगर अर्थक्वेक की बात करूं तो जो अर्थक्वेक आपका वो सेकंड्स का आता है, बट जब उसका हाई मैग्नीट्यूड आता है, जब 6 से हाई ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो वो बहुत सारा भयंकर दुष्परिणाम लेकर के आता है, ठीक है। और आपका अगर जैसे सुनामी आई थी 2004 में, तो ये क्या है ये आपकी आपदा ही तो है, डिजास्टर ही तो है, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग यहाँ पर इससे अफेक्ट हुए थे, जो कि 2004 में आई थी। तो ये सारे डिजास्टर है। तो शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड डिपेंड करता है भाई चीज़ें क्या है और कैसी है, ठीक है। तो आपके पास चाहे जितनी भी आपके पास चीज़ें हो, फिर चाहे आपके पास इकोनॉमिक्स कितने भी चीज़, आपके पास कितने भी अच्छे मटेरियल्स हो, कुछ भी हो, बट जो हानि होती है वो कहीं ना कहीं बियॉन्ड होती है बियरेबल कैपेसिटी थे, यानी मतलब कि आप बियर नहीं कर सकते हो। जो लॉस आपको हुआ है, जो हानि आपको इस आपदा से हुई है, उसको आप बियर नहीं कर सकते हो, फिर चाहे आपके पास कितने भी सोर्सेस हो, कितने भी संसाधन हो,
है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ। तो डिजास्टर क्या होता है, आपका एक मैसिव स्केल पर डिसरप्शन होता है, आपकी एक नॉर्मल लाइफ चली हुई है और ये एक ऐसा लॉस आपको दे करके जाता है जो कि आप की जो सहने की जो क्षमता है उससे परे होता है। तो ये आपका डिजास्टर होता है। अब एक थोड़ा डाटा पे भी बात कर लो, डाटा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप डाटा करते रहते हो ना, तो थोड़ा डाटा भी यहाँ पर आपके लिए लेकर के आई हूँ। वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया, भारत की जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी वल्नरेबल है। मतलब वल्नरेबल का मतलब होता है थोड़ी असुरक्षित टाइप की है, ठीक है। तो अगर आपदा से रिलेटेड हम अगर अपने इंडिया की बात करें तो हम थोड़े से असुरक्षित है, हमारी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी यहाँ पर वल्नरेबल है। और किस सेंस में है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई थिंक शायद आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो इंडिया वल्नरेबल है इन वेरियंट डिग्री टू ए लार्ज नंबर ऑफ डिजास्टर्स, मतलब बहुत सारी आपदाएं यहाँ पर आ सकती है और आती भी हैं। आपने देखा होगा पीछे सुनामी भी आई थी, अर्थक्वेक भी आते हैं, फ्लड भी आती हैं, सूखे भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तूफान भी आते हैं, साइक्लोन भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो अगर यहाँ पर डिजास्टर की बात करें और अर्थक्वेक की अगर बात करें तो अराउंड 59% जो लैंड मास है वो अर्थक्वेक के लिए प्रोन है। मतलब कि अर्थक्वेक के आने के चांसेस होते हैं कितने लैंड पर, आपके 59% लैंड पर। तो ये डाटा जो है ना इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये डाटा आप ज़रूर ध्यान में रखना, बिकॉज आपसे शायद पूछ ले बताओ कितने % लैंड मास है वो प्रोन है अर्थक्वेक के, तो 59% आप बताएंगे, ठीक है। बड़ी संख्या में आपदाओं के लिए भारत अलग अलग डिग्री में असुरक्षित है और लगभग 59% भूभाग मध्यम से बहुत अधिक तीव्रता के भूकंपों के लिए प्रवण है। यानी कि इजी वाला नहीं, हल्के वाला नहीं, मॉडरेट से लेकर और हाई इंटेंसिटी के भूकंप तक आ सकते हैं यहाँ पर। तो 59% अपने आप में एक बड़ी आप लोग मान के चल सकते हो, बड़ा एक आंकड़ा है। तो हम लोग जो है भूकंप के लेवल पर अगर देखा जाए तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। उसके बाद बढ़ते हैं फ्लड्स के बारे में, बाढ़ वगैरह के बारे में बात करते हैं। नदी के कटाव से ग्रस्त आपका कौन कितना % है, तो अबाउट 12%, यानी कि ओवर 40 मिलियन हेक्टेयर का जो ये जो लैंड का जो हिस्सा है वो यहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस हैं और यहाँ पर नदियों का कटाव तक यहाँ पर उसके चांसेस है, ठीक है। तो ये एक डाटा आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्लोज टू 5700 किलोमीटर आउट ऑफ 7516 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्ट लाइन इज प्रोन टू साइक्लोन और जो है सुनामी, ठीक है, टी साइलेंट होता है यहाँ पर। तो इतने टोटल में से आपका जो लगभग 5700 किलोमीटर का जो आपका कोस्टल लाइन है वहाँ पर आपके साइक्लोन के और आपके सुनामी के चांसेस हैं। तो अगर इंडिया का बात करा जाए तो इंडिया के जो प्रोफाइल है वो काफ़ी वल्नरेबल है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखनी है। 68% जो उसका कल्टिवेबल एरिया है वो वल्नरेबल है टू ड्रोट्स, यानी कि यहाँ पर सूखा आ सकता है, और हीली एरियाज आर एट रिस्क फ्रॉम लैंडस्लाइड्स एंड अवेलेंके। अब ये तो आप देखा आपने पीछे भी थोड़ा 1-2 साल पहले शायद हुआ था, ये लंबे लंबे जो लैंडस्लाइड वहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा यहाँ पर बना रहता है और कितने % है, 68%, जो कि सूखे की चपेट में है और पहाड़ी इलाकों में ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो ये आज चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। मोर ओवर इंडिया इज ऑल्सो वल्नरेबल टू केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इमरजेंसीज एंड अदर मैन मेड डिजास्टर्स। और ये तो आप सभी को पता है कि इंडिया जो है असुरक्षित है केमिकल के मामलों में भी, रसायन के में भी, जैविक में, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों में भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, असुरक्षित है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वल्नरेबल प्रोफाइल थी इंडिया की, जो कि आपके सामने मैंने रखने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आई है। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। आपदा प्रबंधन क्या होता है। देखो, आपदा तो आती है, उसके ऊपर किसी का भी बस नहीं है, बट हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, नेशनल लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं और इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ चीज़ें इसके लिए करी जा रही हैं, वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो। अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ें हैं, तो आप उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो कि आपका जो आपदा आ रखी है, जिस उससे जो हमें हानि हो रही है वो क्या हो, कम से कम हो। तो ऐसी चीज़ों को मैनेज करना, आपके जितने भी संसाधन हैं, जितने भी जिम्मेदारियां हैं, उसको हमने ऐसे मैनेज कर लिया है कि जो भी आपदाएं आएंगी, जो भी डिजास्टर आएंगी, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हो, कम से कम हो। जैसे आपकी सैलरी आती है तो हम सैलरी को क्या करते हैं, मंथली हम डिवाइड कर देते हैं, हम इतना रुपया इसमें लगाएंगे, इतना रुपया इसमें लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे ही आपके पास इस डिजास्टर से बचने के लिए जितने भी आपके पास सुविधाएं हैं, आप उसको कितना मैनेज कर सकते हो, आपने किस हद तक उसको जो है प्रबंधन उसका किया है, ताकि हम जो हानि हमें होने वाली है, जो इम्पैक्ट हमें होने वाला है उस डिजास्टर से, उसको कम से कम किया जा सके। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। इट इन्वॉल्व्स अ वेल प्लान्ड प्लान
प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि आप जो कुछ भी काम करेंगे वो प्लानिंग के तहत करेंगे, सो दैट वी कैन मेक अ इफेक्टिव एफर्ट्स टू रिड्यूस द डेंजर्स कॉज्ड बाय डिजास्टर टू ए मिनिमम। यानी कि डिजास्टर तो होगा, वो रुक नहीं सकता है, बट हम उसकी जो हानि है वो कम से कम हो, ऐसे हम प्लानिंग करके काम करें तो वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। अब इसके कुछ फेजेस होते हैं जो आपने पढ़े होंगे और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 फेज की बात करी गई है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको हम साइकिल भी बोल सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल भी बोल सकते हैं। आपको 4 स्टेज भी दिखेंगे, तो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है, ठीक है। 3 फेजेस या फिर 4 फेजेस, स्टेजेस, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। तो जो प्री क्राइसिस है, प्री क्राइसिस मतलब डिजास्टर से पहले की हम क्या तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कितनी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, और साथ ही मिटिगेशन भी इसके अंतर्गत आता है। मिटिगेशन का मतलब होता है हम उस चीज़ को ना हो, वो आपदा ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपदा आ रही है तो हम कितना उस चीज़ के लिए तैयार है, वो अपना प्रिपेयर्डनेस होता है। ड्यूरिंग क्राइसिस मतलब, ड्यूरिंग क्राइसिस का मतलब होता है आप अगर आपदा आ गई है तो आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो, आप कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हो। भाई एकदम से अर्थक्वेक आए, एकदम से अगर कोई स्ट्रक्चर, अगर कोई ढांचा, अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है तो एकदम से इमरजेंसी जो बचाव कार्य वो तो स्टार्ट होगा ना, तो वो आपका ड्यूरिंग क्राइसिस होता है, ठीक है। उसके बाद क्राइसिस हो चुका है, पोस्ट क्राइसिस की बात करी गई है, मतलब कि आपका डिजास्टर आके चला गया है, अब आप क्या चीज़ें करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिकवरी, यानी कि आपने कितना वहाँ पर नुकसान सहा है उसका रिकवरी होगी, रिहैबिलिटेशन होगा और रिकंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। बेसिकली रिकवरी की बात यहाँ पर हम करते हैं। आप इस डायग्राम से समझना, आपको कहीं पर जो है 4 स्टेज भी लिखे मिलेंगे, वो 4 स्टेज आपके ऐसे होते हैं। नंबर 1 आपका मिटिगेशन होता है कि हम कोशिश करें कि ना हो, और अगर होता है तो नंबर 2 पे आपका प्रिपरेशन होता है कि हम कितने तैयार हैं, और ये जो दोनों स्टेज है वो आपके डिजास्टर से पहले की हैं। बिफोर इवेंट, इवेंट मतलब आपका डिजास्टर, आपकी जो त्रासदी, आपका जो आपदा है उससे पहले की है। और आपदा के बाद के कौन से हैं आपके, उसके बाद आपका जैसे आपका जस्ट अभी डिजास्टर हुआ है तो आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, ठीक है। भाई आप बचाव कार्य करेंगे, भाई कितना जल्दी से लोगों को मेडिकल हेल्प दी जाएगी ताकि इमिडिएटली लोगों को बचाया जा सके, तो वो रिस्पॉन्स आ जाता है। उसके बाद सारी चीज़ें हो चुकी है, उसके बाद हम रिकवरी करेंगे, ठीक है। फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस को फिर से बनाएंगे, जो भी आपके ढांचे गिरे उनको फिर से रिकवर करेंगे, तो वो आपका रिकवरी में आता है। तो ये आपका 4 स्टेज आपके होते हैं। आपको कहीं पर 3 लिखा मिलेगा, आपको कहीं पर 4 लिखा मिलेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, बात करते हैं यहाँ पर। प्रिपरेशन का मतलब होता है क्या, मैंने आपको मिटिगेशन बता दिया, मिटिगेशन और प्रिपरेशन आप इसमें लगा सकते हो। मिटिगेशन का मतलब होता है कि हम शमन करना, आप उसको बोल सकते हो। मिटिगेशन मतलब होता है शमन, इसको बोलता है। शमन का मतलब होता है कि आप चीज़ को होने से बचाएं, मतलब हम ऐसे प्रिपेयर, हम ऐसे चीज़ें करें कि हम जो है उस आपदा से बच जाएं, ठीक है, तो वो आपका शमन होता है। प्रिपरेशन की बात होती है कि दैट मीन्स अ गवर्नमेंट विद द पीपल एंड द सिविक बॉडी मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। भाई आपदा तो आएंगी, बट आप हमेशा उस चीज़ के लिए क्या हो, तैयार रहें कि भाई ठीक है, कैसे भी कोई भी चीज़ें आएगी तो हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। दे मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट टू व्हाट टू डू, यानी कि अगर कोई भी आपदा आ रही है तो उनको नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या करना है इस केस में। जैसे आपके अर्थक्वेक आते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपको क्या करना और आपको क्या नहीं करना है, तो इस चीज़ के बारे में बताया गया कि गवर्नमेंट को ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो लोकल्स हैं, जो लोग हैं, या फिर गवर्नमेंट खुद भी अपनी इस चीज़ के बारे में क्या हो, प्रिपेयर हो, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोई भी डिजास्टर अगर हैपन होता है तो उसके इफेक्ट्स को कम से कम किया जा सके, वो उसका प्रिपरेशन स्टेज होता है, ठीक है, तो उसका तैयारी चरण होता है। उसके बाद बात करते हैं रेस्पॉन्स के बारे में। रिस्पॉन्स का मतलब होता है दैट द सर्च एंड रेस्क्यू शुड इंक्लूड द मेकिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन नीड्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बाढ़ वगैरह आती है या फिर भूकंप वगैरह आते हैं, तो इस केस में मान लो अगर भूकंप आया तो मतलब बहुत सारे लोग उसमें कई बार दब भी जाते हैं, आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो उसमें उनको इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करनी, इमीडिएट उनको एक तरीके से मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी। और अगर बाढ़ वगैरह आ रहा है तो आपने देखा होगा घरों की छतों पर लोग जाकर के चढ़ जाते हैं, फिर उनको क्या है हेलीकॉप्टर से सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है, फिर चाहे फूड हो, फिर चाहे मेडिकल हेल्प हो। ये सारे किसके अंतर्गत आता है, वो आपका रिस्पॉन्स के अंतर्गत आता है कि मतलब कोई भी अभी जो आपदा हुई है, जस्ट अभी हुई है, और आप कैसे इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका रिस्पॉन्स स्टेज आ जाता है। उसके बाद आ जाती है रिकवरी स्टेज। रिकवरी का मतलब उसका लास्ट फेज ही होता है कि जो कुछ होना था वो हो चुका है, ओवर हो चुका है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब आप कैसे इस चीज़ को रिकवर करेंगे, जो हानि हुई है, जो क्षति पहुंची है, उस चीज़ को हम कैसे रिकवर करेंगे, कैसे उसकी पुनर्प्राप्ति करेंगे। जितना भी आपका जो कंस्ट्रक्शन अगर वो खराब हुई है तो हम उसको फिर से करेंगे, है ना, तो वो रिकवरी होता है।
तो मेन टास्क क्या रहता है, फॉर ब्रिंगिंग द अफेक्टेड एरिया एंड पीपल बैक टू देयर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जो भी लोग इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं उनको फिर से उनकी पुरानी कंडीशन में वापस लेकर के आना क्या होता है, उसका रिकवरी होती है। जैसे बाढ़ वगैरह आई है तो उनको फिर से भाई घर वगैरह बना करके देना, उनको फिर से सारी चीज़ें करके देना, तो वो रिकवरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये कुछ स्टेजेस थे डिजास्टर मैनेजमेंट के, जिनको आपने ध्यान में रखना है। अब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डिजास्टर वाइज नोडल एजेंसीज होती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। फोरकास्ट के लिए आप देख सकते हो, जैसे साइक्लोन की अगर बात करें तो साइक्लोन के लिए कौन सी एजेंसीज है जो उत्तरदायी होती है, जो एक तरीके से फोरकास्ट करती है भाई ये सारी चीज़ें आपकी संभावना है, तो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आ जाता है इसके अंतर्गत। सुनामी के बारे में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इन्फॉर्मेशन सर्विस आ जाती है, और बाढ़ के बारे में सेंट्रल वाटर कमीशन आ जाता है जो एक तरीके से फोरकास्ट करता है, और लैंडस्लाइड के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एवलांचेस की अगर बात करें तो स्नो एंड एवलांचेस स्टडी एस्टैब्लिशमेंट, और हीट एंड कोल्ड वेव के बारे में फोरकास्ट करने का काम कौन करता है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। तो ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, मैं कुछ ना छोड़ूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी भी अच्छी तैयारी करेंगे और इस चीज़ को मैनेज करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पढ़ेंगे। अब ये जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बिकॉज इंडिया के अंदर जो कुछ भी सारी चीज़ें होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, जितनी भी एजेंसीज बनाई गई हैं वो इसी एक्ट के अंतर्गत ही बनाई गई है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आपने अच्छे से पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डीएमए 2005 एक एक्ट है जिसको पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर इन अदर मैटर्स। यानी कि आपके यहाँ पर अगर नेशनली अगर कोई भी डिजास्टर है, अगर कोई भी आपदा आई है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए हम क्या कुछ चीज़ें करेंगे, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, इस एक्ट के अंतर्गत आती है। तो जितनी भी एजेंसीज बनी हैं वो सभी एजेंसीज किसके अंतर्गत काम करती हैं, इस एक्ट के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाज पास्ड बाय राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा से इसको पास किया गया था 28 नवंबर को, और लोकसभा से, जो कि लोअर हाउस पार्लियामेंट का कहलाया जाता है, उसको 12 दिसंबर 2005 से इसको पास किया गया था, और प्रेसिडेंट ने इसको अपनी हामी दे दी थी 23 दिसंबर 2005 को। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये जनवरी 2006 में लागू हुआ था। ये एक्ट 2005 का है, बट ये जनवरी 2006 में क्या हुआ था, फोर्स में आया था, लागू हुआ था। इसके अंदर कुछ 11 चैप्टर होते हैं और 79 सेक्शन है, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। और उसके बाद बात करते हैं कि नोडल एजेंसी की अगर बात करें तो इस एक्ट के अंतर्गत कौन सी नोडल एजेंसी आती है, तो ये एक्ट डेजिग्नेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो गृह मंत्रालय है वो उसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, इस एक्ट की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी कि गृह मंत्रालय। तो जो गृह मंत्रालय वो एक तरीके से क्या करता है, एक तरीके से जितना भी चीज़ें उसको स्टीयरिंग करने का काम करता है। जो भी आपकी आपदा मैनेजमेंट है, यानी कि जो भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी काम है उसको स्टीयरिंग करने का काम कौन करता है, आपका होम मिनिस्टर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें देखी जाती है, भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में है ये एक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। डिजास्टर से कोई भी अगर खतरा है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा, और किसी भी आपदा या उसके परिणामों के जोखिम को कम करने का काम करता है। साथ ही किसी भी डिजास्टर से डील करने के लिए बिल्कुल कि हर समय पे क्या है रेडी हो, भाई हर समय में चीज़ें अवेलेबल हो, तो इसके लिए भी ये काम करता है। डीलिंग विद ए डिजास्टर, यानी कि आपदा से निपटने में तत्परता इसके अंतर्गत आती है, और किसी भी आपदा के प्रभाव की गंभीरता का आकलन करने का काम करता है। अगर कोई भी आपदा आई है तो उसके क्या सेवर परिणाम है, उसकी क्या गंभीरता है, उसको आंकलन, उसको एक्सेस करने का काम भी ये एक्ट करता है। रेस्क्यू और रिलीफ जो कार्य है वो इसके अंतर्गत आते हैं, और पुनर्वास और पुनर्निर्माण जो है सारी चीज़ें वो भी इस एक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट। भाई इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी एजेंसी शामिल होती है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट आपकी एजेंसी है नेशनल वाइड अगर बात करूँ इंडिया की, तो वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA है। इसको आप स्टार लगा लो, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ के जाएंगे। NDMA वाज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द 27 यानी कि 27 सितंबर 2006 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किस एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, 2005 के तहत। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, और 9 अदर जो मेंबर है एंड 1 सच मेंबर ऑफ द डेजिग्नेटेड एट वाइस चेयरपर्सन, यानी कि सबसे जो मुख्य इंसान है वो हमारे PM होते हैं। इस मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जो चेयरपर्सन होते हैं वो PM होते हैं। ठीक है, अपने कंट्री का जो PM है वो होंगे, और उसके अलावा 9 अदर मेंबर होते हैं जिसमें से किसी एक को वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
ये एक एपेक्स बॉडी होती है। एपेक्स बॉडी का मतलब होता है मतलब मेन बॉडी होती है कि जो कुछ सारी चीज़ें होंगी वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। मेन बॉडी आप इसको कह सकते हो, मुख्य बॉडी आप इसको कह सकते हो। ये एक एपेक्स बॉडी है टू ले डाउन पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू एंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। आई एम सॉरी। ये एक ऐसी मेन इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जो सारी पॉलिसीज़ बनाएगी। अगर आपकी कोई भी डिजास्टर अगर आई हो तो उससे रिलेटेड जो भी नीतियां हैं वो यहाँ से बनती है। जितने भी प्लान, जितने भी गाइडलाइंस बनेगी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो सारा कौन देखने का काम करता है? वो आपका एनडीएम में देखने का काम करता है, ठीक है, बिकॉज ये नेशनल लेवल पर है और इसके हेड पीएम होते हैं। इसके अलावा एक एसडीएम में भी होता है और आपका एक डीडीएम में भी होता है जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, उनको भी देखेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर की एजेंसी है वो आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एनईसी है, आपकी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी है। इसको क्रिएट किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ही सेक्शन 8, यानी कि सेक्शन 8 किसका? सेक्शन 8 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एनईसी का गठन हुआ था। और ये कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने का काम करता है, किसको? डिजास्टर मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। एपेक्स बॉडी तो आपकी एनडीएमए ही है, बट इसके अलावा जो आपकी एनईसी है वो आपकी कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने का काम करती है डिजास्टर मैनेजमेंट को। और ये जितनी भी चीज़ें चली आ रही है वो सभी किसके अंतर्गत आती है? वो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ही आती है। एनईसी इज कंपोज्ड ऑफ हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रल मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एनईसी के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य आते हैं? तो हाई प्रोफाइल जितने भी आपके मंत्री होते हैं ना वो इनके अंतर्गत आते हैं। भाई भारत सरकार के जो सचिव है ना वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे जो मेन हेड है वो कौन है? यूनियन होम मिनिस्ट्री, यानी कि जो आपके यूनियन होम मिनिस्ट्री है, जो केंद्रीय गृह सचिव है वो उसके अध्यक्ष के रूप में आते हैं, ठीक है। केंद्रीय गृह सचिव इसके अध्यक्ष के रूप में आते हैं। और जितने भी अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट हैं उनके सचिव इसके सदस्य हैं। यानी कि आप इसको ऐसे समझो, जो आपका केंद्रीय गृह सचिव है, यूनियन होम सेक्रेटरी है, वो इसका क्या है? वो इसका चेयरपर्सन आप मान सकते हो, इसका अध्यक्ष है, इसका मेन हेड है। और इसके अलावा जो अदर जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जैसे आपकी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का हो गया, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस का, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का, एनवायरनमेंट का, फॉरेस्ट का, तो इनके जो भी आपके सचिव और जो हेड है वो इसके क्या हो जाते हैं? अलग से सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। किसके? एनईसी के। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एनईसी प्रिपेयर करता है नेशनल प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एज पर द नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। एनईसी मॉनिटर करने का काम करता है, तो इसके लिए जो प्लानिंग करने का काम है वो भी कौन करता है? वो भी एनईसी करता है, ठीक है। तो ये एनईसी का फंक्शन है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इंस्टीट्यूट है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर ट्रेनिंग रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग नेचुरल कैलेमिटीज़। जितनी भी जो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो भी कैलेमिटीज, यानी कि जो भी क्षति हो रही है, जो भी हानि हो रही है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं बचने के लिए उस चीज़ से जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसको ट्रेनिंग कहाँ पर होता है? ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनआईडीएम है, इसको भी ध्यान में रख लेना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान इसका हिंदी में नाम है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये जो टीम है आपकी, एक तरीके से टीम है आपकी, ये आर्म्ड फोर्सेस होते हैं और ये एक तरीके से ना क्विक एक्शन लेते हैं। भाई जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो ये सबसे पहले वहाँ पर एक बचाव कार्य के लिए पहुँचते हैं, ठीक है, रिलीफ के लिए पहुँचते हैं वहाँ पर एक तरीके से। तो एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। एनडीआरएफ इज ए स्पेशलाइज्ड फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। किसी भी प्रकार की अगर आपदा आई है तो उसके अंदर आप एक क्विक रिस्पॉन्स के लिए इसको बनाया गया है। और इट इज़ मेंड बाय पर्सनल फ्रॉम ऑल द 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। यानी कि जो भारतीय जो आर्मी की जो सेना होती है, भारतीय जो सेना होती है उसके 3 विंग्स होते हैं, सभी को पता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो इनके जो जवान होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, तीनों के मिलाकर के आते हैं। और इसको 2006 में बनाया गया था। तो सुनामी आई थी 2004 में, उसके बाद 2006 में इसका गठन हुआ था एनडीआरएफ का, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी आपके इंडियन आर्म फोर्सेस के जो 3 विंग्स हैं उनके सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं और एक तरीके से ये बचाव कार्य करते हैं। क्विक मतलब ग्राउंड लेवल पर चीज़ें करते हैं, सारी बाढ़ से बचे हुए लोगों को निकालते हैं, अगर अर्थक्वेक आया तो वहाँ से लोगों को बचाती हैं। तो एक तरीके का बचाव कार्य इनके द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। तो एनडीआरएफ के बारे में आपको समझना है। उसकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इनके काम क्या है, तो आप देख लो एक बारी। प्रोवाइड करते हैं टाइमली और इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स एंड इमरजेंसी। जितनी भी आपकी आपदाएं हैं, जितनी भी आपकी आपातकालीन स्थितियाँ, उसके प्रति समय रहते हुए आपको रिस्पॉन्स देते हैं, वहाँ पर बचाव कार्य करते हैं बिना समय गवाए।
वहाँ पर पहुँचते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस, बचाव अभियान चलाते हैं और प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर, और आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता एक तरीके से प्रदान करते हैं। ठीक है, तो एनडीआरएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एनडीएमए हमने पढ़ लिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पढ़ लिया। वो आपकी एक मेन एपेक्स बॉडी थी, वो एक तरीके से मेन बॉडी थी, वहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं। अब उसके ही नीचे आपकी एक आती है एसडीएमए, जो कि स्टेट लेवल पर होती है। वो आपका सेंट्रल लेवल पर थी, नेशनल लेवल पर थी, ये आपकी स्टेट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है, जो कि एनडीएमए प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसी भी स्टेट में अगर कोई भी आपदा आई है तो एक तरीके से एनडीएमए किनको बताता है, उस पर्टिकुलर स्टेट को बताता है, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो अथॉरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसको डील करता है। चीफ मिनिस्टर, वहाँ पर जो आपके सदस्य थे मेन कौन थे, पीएम थे और 9 अदर थे, जो कि एक तरीके उनमें से एक आपका वाइस चेयरपर्सन था। इसके अंदर जो मेन हेड है वो पीएम नहीं होते, बल्कि उस रिस्पेक्टिव स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका एसडीएम में है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ए एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इनकी एससीसी, वो आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, नेशनल एनडीएमए की थी। तो आपकी स्टेट एसडीएमए की जो आपकी जो कमेटी है वो आपकी एससीसी होती है। ठीक है, विच असिस्ट द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो एक तरीके से प्लानिंग करने का काम करती है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए है, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री जो है उसके प्रमुख होते हैं। ठीक है, और उसकी एक राज्य कार्यकारी समिति होती है, जैसे नेशनल लेवल की थी वैसे राज्य की होती है। उसके बाद राज्य के बाद जो नीचे आपका लेवल पर आ जाता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, किसी भी राज्य का जिला आ जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए आ जाता है। अब इसके कौन हेड होते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डेप्यूटी कमिश्नर या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है, तो वो जो है उनके मेन हेड होते हैं। तो आपका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चीज़ें यहाँ पर होती है। पहले जो है एनडीएमए से जो गाइडलाइंस आती है वो स्टेट तक जाती है, उसके बाद आपके स्टेट से डिस्ट्रिक्ट तक सारी चीज़ें जाती हैं, और इनका काम होता है कि ऊपर से जो गाइडलाइन आई है उनको फॉलो करना। ठीक है, तो ये आपका डीडीएमए था। डीडीएमए इंश्योर करता है जो गाइडलाइन फ्रेम्ड की गई है एनडीएमए के द्वारा और एसडीएमए के द्वारा उनको फॉलो किया जाए, उनको टाइमली जो है सारी चीज़ें की जाए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है सारी चीज़ें एक तरीके से इंप्लीमेंट करी जाए। तो ये डीडीएमए का काम होता है, जो कि नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटी भी होती हैं। ये सारी एजेंसीज हैं जो कि किसके अंतर्गत आती हैं, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी नेशनल चीज़ें चली हुई हैं, अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर हम अभी नहीं आए हैं, अभी नेशनल लेवल की ही चीज़ें चली हुई हैं। तो पहले आपका एनडीएमए था जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत था, आपका एनडीएमए था, फिर आपका एसडीएमए था, एसडीएमए जो कि स्टेट लेवल का था, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीडीएमए आया, और अब हम बात कर रहे हैं लोकल अथॉरिटी के बारे में। लोकल अथॉरिटी वुड इंक्लूड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआई, म्यूनिसिपैलिटीज़ इसके अंतर्गत आती है, डिस्ट्रिक्ट और कैंटोनमेंट इसके अंतर्गत आते हैं, और लीगल अरेंजमेंट बोर्ड्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ये भी आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंस की, वित्त की, एक तरीके से फंडिंग की बात करते हैं। भाई कोई भी डिजास्टर आई है, कोई भी अगर आपदा आई है, तो उसके लिए हर चीज़ को ग्राउंड लेवल तक अप्लाई करने के लिए मनी तो चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। ठीक है, जैसे अभी कोरोना आया था, आया नहीं है अभी भी शायद थोड़ा चल रहा है कोरोना, तो इस कोरोना के लिए क्या था भाई, जो सेंट्रल लेवल पर एक तरीके से ना पब्लिक एक अकाउंट खोल दिया जाता है ताकि पब्लिक से चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो ऐसे आपदा के नाम पे जो है लोगों से ही पैसा लिया जाता है, और एक तरीके से उसको देखरेख का काम कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखरेख का काम करती है। ठीक है, तो ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है एक तरीके से फाइनेंस होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर भी वो आपदा आई है, उनको एक तरीके से वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो फाइनेंस है ये। इट कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म सच एज क्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। जितने भी आपकी आपातकालीन रिस्पॉन्सेज है, प्रतिक्रिया है, उनके लिए फंडिंग का काम यहाँ पर किया जाता है। फाइनेंशियल एक फंड यहाँ पर जुटाया जाता है, इसको आप नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बोल सकते हो। एनडीआरएफ आपने ऊपर भी पढ़ा था, वो आपका नेशनल डिजास्टर आपका रिस्पॉन्स था एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से रिस्पॉन्स था किसके द्वारा, जिसके भी आपके पर्सनल्स उसके अंदर आते थे, जो भी आर्मी के जो पर्सनल्स थे वो उसके अंतर्गत आते थे, डिफेंस के जो पर्सनल थे वो उसके अंतर्गत आते थे। ये आपका फंड से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है ये। एंड सिमिलर फंड एट द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल लेवल पर आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है, ऐसे आपका स्टेट लेवल पर होता है, और ऐसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ठीक है, तो फंडिंग यहाँ से कराई जाती है।
अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लो। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड आखिर होता क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष होती क्या है, बिकॉज फंडिंग तो बिल्कुल चाहिए होता है जब कोई आपदा आई है तो। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन इन द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फॉर NDRF एज पर सेक्शन 46(1)(b) ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हमने पढ़ा, इसके सेक्शन 46(1)(b) के तहत NDRF को क्रिएट किया गया है और ये एक तरीके से अलाउ करता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता है, फंडिंग कर सकता है, पैसे यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, तो वो आपका इसके अंतर्गत आता है। नेशनल कैलेमिटी कंटिन्यूटी फंड इसको पहले बोला जाता था, ठीक है, लेकिन जब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया उसके बाद NCCF इसको बदल करके इसको रीनेम कर दिया गया और इसका नाम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड कर दिया गया, NDRF इसको कर दिया गया। ठीक है, तो आपने NCCF को याद रखना है और इसको बाद में चेंज करके NDRF कर दिया गया। इट इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस। इसको मैनेज करने का काम केंद्र सरकार करती है ताकि जो एक्सपेंसेस है वो एक तरीके से मैनेज कर पाए और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, बचाव कार्य के लिए, रिहेबिलिटेशन ड्यू टू थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन, डिजास्टर के लिए। तो पैसा तो आपने अपनी जेब से दे दिया, आपने तो एक तरीके से जो है चैरिटी कर दी, आपके अकाउंट में जितना था, आपसे जितना बन सकता था आपने अपना दे दिया, वहाँ पर डोनेट कर दिया। अब उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। अब डिपेंड करता है कि वो पैसा कहाँ जाता है और कहाँ नहीं जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से कौन मैनेज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करने का काम करती है, इस फंड को, जो कि एक पब्लिक अकाउंट होता है। इट सप्लीमेंट्स द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। अब जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी आपदा आई है तो अगर वहाँ पर अवेलेबल फंड नहीं है तो फिर जो NDRF है वो एक तरीके से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को ये पैसा एक तरीके से प्रदान करती है कि भाई आप अपने स्टेट में ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेट लेवल पर आपका SDRF होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो चीज़ें आपके सामने हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ये डाटा बिल्कुल याद रख लेना, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अब जो सेंटर है उसके पास फंडिंग है, उसके पास पैसा है, बट वो कंट्रीब्यूट किस हिसाब से करती है, वो 75% डोनेट करती है और 90% डोनेट करती है। 75% किसको डोनेट करती है, जो राज्य, जो यूनियन टेरिटरीज जनरल कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं उनको 75% देती है। ठीक है, SDRF का 75% देती है और ऐसे राज्य, ऐसे यूनियन टेरिटरीज जो कि स्पेशल कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जो कि विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनको 90% देती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो स्पेशल कैटेगरी है उसके अंदर आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ जाते हैं, जितने भी आपके उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो आ जाते हैं, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, इनको 90% दिया जाता है और जो नॉर्मल कैटेगरी के जो स्टेट है उनको 75% यहाँ पर दिया जाता है। ये थोड़ा सा डाटा है जो मैंने जुटाया आपके लिए। आपदा मित्र प्रोग्राम अब आपने देख लेना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें, इसको अभी लाइक कर दें और ज़रूर शेयर करें सभी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपदा मित्र प्रोग्राम आपदा एक मित्र कार्यक्रम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स। आपदा मित्र इनको बोला जाता है। वॉलंटियर का मतलब होता है जो अपने आप से एक तरीके से स्टेप्स लेते हैं काम करने के लिए। जैसे आपने गुरुद्वारा में देखा होगा ना, वहाँ पर बहुत सारे सेवक लगे होते हैं, उनको कोई वहाँ पर अपॉइंट नहीं करता, वो अपनी तरफ से खुद जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करते, खुद से वॉलंटियर करते हैं। ठीक है, आपने कभी अपने कॉलेज में देखा होगा फेस्ट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर वॉलंटियर्स होते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए खुद से वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर जिनको आपदा मित्र बोला जाता है, ये एक तरीके से जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग आपदा मित्र लेकर के आएंगे इन 350 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री एंड ऑल्सो रिलीज डॉक्यूमेंट फॉर कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। CAP को भी इन्होंने एक तरीके से रिलीज किया और 350 जिलों में आपदा प्रबंधन स्वयं सेवकों की योजना की घोषणा की। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। CAP क्या है? CAP इज अ सिंपल बट जनरल फॉर्मेट है फॉर एक्सचेंजिंग ऑल हैजार्ड, इमरजेंसी अलर्ट एंड पब्लिक वार्निंग ओवर ऑल काइंड ऑफ नेटवर्क्स। CAP एक सिंपल, एक जनरल फॉर्मेट है जो कि एक्सचेंज करने का काम करता है। जितने भी आपकी चेतावनियाँ, आपातकालीन इमरजेंसी जो भी आपकी वार्निंग होती है, चेतावनियाँ होती है, जो भी सार्वजनिक चेतावनियाँ होती हैं, उनको आदान प्रदान करने का काम करते हैं ये आपके जो कि आपके आपदा मित्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड इन, इसको मई 2016 में लॉन्च किया गया था। NDMA इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी एजेंसी है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA है।
तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये एक ऐसा प्रोग्राम है टू आइडेंटिफाई सुटेबल इंडिविजुअल्स इन अ डिजास्टर प्रोन रीजन हु कैन बी ट्रेन्ड। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो भी उस चीज़ के लिए सुटेबल है उनको एक तरीके से ट्रेंड करने का काम करता है, उनको ट्रेंड करता है ताकि वो रेस्पॉन्ड कर सके इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर। ठीक है, तो एक आपदा मित्र होते हैं जो कि वॉलेंटरी जो है अपनी चीज़ें सारी करते हैं जब आपकी कोई भी आपदा आती है तो ये आपदा मित्र के बारे में हो गया। अब बात करते हैं आपकी वैश्विक स्तर पर जितने भी आपके फ्रेमवर्क है ग्लोबल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने देखा था नेशनल लेवल पर आपकी कौन कौन सी एजेंसीज है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करती हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन ढांचे से संबंधित जितने संगठन हैं उनके बारे में। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो 1994 का योकोहामा जापान के अंदर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के ऊपर। जितने भी आपकी प्राकृतिक जो आपदा है उनके रिडक्शन के लिए यहाँ पर योकोहामा जापान के अंतर्गत ये सारा कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ पर हुआ था? योकोहामा जापान में हुआ था। ये फैक्चुअल चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें समझाने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। इस कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया था योकोहामा स्ट्रेटजीज को एंड डिक्लेयर द डिकेड। इसने एक तरीके से ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? योकोहामा जापान में हुआ था और यहाँ पर योकोहामा स्ट्रेटजीज को इसने अडॉप्ट किया, इसने इस रणनीति को अपनाया था और 1990-2000 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में इसको घोषित किया था। तो ये भी थोड़ा फैक्चुअल डाटा है, इसको भी आप समझेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑफिस है फॉर डिजास्टर, एक सेकेंड, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर आता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNISDR, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ये बेसिकली एक तरीके से क्या है? सक्सेसर है ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ IDNDR, यानी कि सबसे पहला आपका IDNDR आया था जिसको इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन बोलते हैं। सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक जो आपकी आपदा है उसको कम करने के लिए, उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हैं। तो पहले आपकी ये चीज़ आई थी, उसके बाद आपका UNISD आया। सक्सेसर का मतलब होता है इसके बाद आया था वो, ठीक है, इसका उत्तराधिकारी आप कह सकते हो, इसके बाद आया था। एंड वाज क्रिएटेड इन 1999 टू इम्प्लीमेंट UN डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज। तो ये भी थोड़ा सा आप देख लेना, ये भी डाटा ही है, आपको इसे ज़रूर देख लेना है। उसके बाद जो आया था वो आपका हाइगो फ्रेमवर्क था फॉर एक्शन, HFA आप इसको बोलते हो। 10 साल का ये एक प्लान था 2005 से 15 का, टू मेक द वर्ल्ड सेफर फ्रॉम नेचुरल हैजार्ड्स। जितने भी आपके प्राकृतिक हैजार्ड्स हैं, जितने भी आपके प्राकृतिक जो जोखिम हैं, जो आपदाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं संसार को बचाने के लिए एक तरीके से प्लान था ये 10 साल का। प्रायोरिटीज इसके अंदर किसको दी गई थी? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, आइडेंटिफिकेशन को, असेसमेंट थ्रू लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आप डिजास्टर के लिए कितने तैयार हैं और आप कैसे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं जो कि हाइगो फ्रेमवर्क था एक्शन, HFA या आप इसको कह सकते हो। अब मेन और इम्पोर्टेंट आप 2 स्टार लगा लो, इस पर 2 मर्जी जितने चाहे स्टार लगा लो। सेंडाई फ्रेमवर्क आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सेंडाई फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत अच्छे से नीचे एक्सप्लेन किया है, बट थोड़ा अभी वैसे देख लो। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 इज द सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट टू, यानी कि पहले हाइगो फ्रेमवर्क आया, उसके बाद आपका कौन सा आया है? उसके बाद आपका सेंडाई फ्रेमवर्क आया, जिसको नीचे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। इसके कुछ टारगेट है, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ गोल है, कुछ टारगेट है जिनको आपने समझना है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। इससे पहले हम सेंडाई फ्रेमवर्क पर बढ़े। यहाँ पर 3 इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं, 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट 2015 डेवलपमेंटल एजेंडा। 2015 के बाद के विकास के एजेंडे के संदर्भ में 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। ये 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौते एक सेंडाई फ्रेमवर्क है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में EVS के अंदर जो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, EVS के अंदर मैंने इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो दिया है। इसके कुछ 17 गोल है, इसको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपसे EVS में पूछे जाएंगे। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट जो कि मैंने आपको लास्ट ही क्लास में करवाया है, पेरिस एग्रीमेंट COP21 क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कि एक तरीके से फेल रहा था। ठीक है, और जो कि काइटो प्रोटोकॉल पहले आया था, उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें हुई थी। तो पेरिस एग्रीमेंट को भी मैंने लास्ट क्लास में समझाया, आप वहाँ पर यहाँ से देखना अगर आपने नहीं देखी है। अभी हम बात करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के इस क्लास में समझना। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क इसका हिंदी में नाम है, 2015 से 30। ये तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है दैट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। जितने भी आपके UN के मेंबर स्टेट्स हैं,
इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था इस सेंडाई फ्रेमवर्क को बिटवीन 14 एंड 18 मार्च 2015 एट द वर्ल्ड 3rd नंबर की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। सेंडाई के अंतर्गत जापान में आता है ये, और ये जब 14 से 18 मार्च के 2015 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब यूएन मेंबर स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, इस चीज़ को, इस दस्तावेज को लाया था सभी के लिए, एंड एंडोज्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन जून 2015। और इस चीज़ को एंडोज किया गया यानी कि माना गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा जून 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको एंडोज किया गया, इस चीज़ का समर्थन यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए है, कब हुई थी सारी चीज़ें ये भी पता होनी चाहिए, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। इट इज़ द सक्सेसर एग्रीमेंट ऑफ हाइगो फ्रेमवर्क। मैंने आपको ऊपर ही बताया, सबसे पहले आपका हाइगो फ्रेमवर्क आया था, उसके बाद आपका कौन सा है, सेंडाई फ्रेमवर्क आया, तो ये सक्सेसर हो गया, मतलब इसके बाद आया तो मतलब इसका सक्सेसर है। ठीक है, फॉर एक्शन 2005 से 15 विच हैज़ बीन द मोस्ट एनकम्पेसिंग इंटरनेशनल अकॉर्ड टू डेट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये आपका इससे पहले आया, तो मतलब आप ये मान के चलो इसका उत्तराधिकारी समझौता है ये। पहले हाइगो आया था, उसके बाद आपका सेंडाई फ्रेमवर्क आया था। उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत वर्क हैंड इन हैंड विद द अदर 2030 एजेंडा एग्रीमेंट। ये किस किस के साथ मिलकर काम करता है, 2030 के जो भी अदर एजेंडा एग्रीमेंट है, जिसके अंदर आपका पेरिस एग्रीमेंट आ जाता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी जो इनके साथ मिल करके काम करता है। ठीक है, एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा है फाइनेंशिंग फॉर डेवलपमेंट, न्यू अर्बन एजेंडा है, और अल्टीमेटली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, फैक्चुअल है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि इनके सबके साथ मिलकर सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, एक तरीके से काम करता है। इन सभी 2030 एजेंडों के साथ मिलकर के सेंडाई फ्रेमवर्क काम करता है। अब जो मेन चीज़ इसके अंतर्गत आती है, सेंडाई फ्रेमवर्क के कुछ 4 प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ 4 इसकी एक आप कह सकते हो कुछ 4 मेन चीज़ें हैं जिस पर ये फोकस करता है, और 7 टारगेट है। ठीक है, एक आउटकम है इसका, एक गोल है, ठीक है, और 4 इसके प्रायोरिटीज़ हैं और 7 इसके गोल टारगेट है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसका जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसकी 4 प्रायोरिटीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहली प्रायोरिटीज़ है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, किसी भी आपदा जोखिम को समझना इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद ये इसने इसको समझ लिया, फिर स्ट्रेंथनिंग करता है डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क। इस आपदा के जो जोखिम है उसको कम करने के लिए सारी चीज़ें समझता है, समझ तो इसने लिया, उसके साथ स्ट्रेंथनिंग करता है, सारी चीज़ों को एक तरीके से मजबूत करने का काम करता है। उसके बाद इन्वेस्ट करता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलेंस, लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम में कमी में निवेश करता है। और जो लास्ट आपका 4th नंबर का जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपकी है एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। आपकी जो भी तैयारी है उसको इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए एनहांस करने का काम करता है। टू बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी अगर आपदा आ गई है तो उसके बाद उसको रिकवरी करने का काम करता है, पुनर्वास करता है, पुनर्निर्माण करने का काम करता है। तो बिल्ड बैक बेटर यानी कि पहले की तरह सिचुएशन को लाने की एक तरीके से कोशिश करता है। तो ये 4 प्रायोरिटीज़ है सेंडाई फ्रेमवर्क की। ठीक है, ये 4 प्रायोरिटीज़ आपने याद कर लेनी है। अब जो बात करते हैं हम वो आपकी कुछ जो है गोल टारगेट है सेंडाई फ्रेमवर्क के, जो कि इसने अचीव कर लेने हैं 2030 तक। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सेंडाई फ्रेमवर्क के जो ग्लोबल टारगेट है, 7 ग्लोबल टारगेट है, और ये कब तक अचीव होने हैं, ये आपके 2030 का टारगेट एक तरीके से रखा गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर जो 4 टारगेट है वो आपके किस लेवल के हैं, वो आपके डिक्रीजिंग लेवल की है, यानी कि इसमें आपको जो है कमी करनी है। सब्सटेंशियल रिडक्शन के आपके 4 टारगेट है, और आपके सब्सटेंशियल इंक्रीजेस के वो आपके 3 टारगेट हैं। ठीक है, आपने इनको ध्यान में रखना है। सब्सटेंशियल रिडक्शन यानी कि इन चीज़ों में कमी करनी है, एक सेकेंड, इन चीज़ों में क्या करनी है, कमी करनी है, और कमी करने वाले आपके 4 टारगेट हैं, और जिसमें बढ़ोतरी करनी है वो आपके 3 टारगेट हैं। ठीक है, ये आप एरो से इधर समझ सकते हो। इन टारगेट्स के अंदर जो सबसे पहला आपका ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, भाई ये कमी करने वाले रिड्यूस करना है। तो जितने भी आपकी आपदा से जो भी आपकी जान मान की हानि हो रही है, जो भी क्षति हो रही है, उसको एक कम करने का काम है, ये पहला टारगेट। दूसरा है जितने भी अफेक्टेड पीपल है ग्लोबली, या मतलब वैश्विक स्तर पर जितने भी लोग किसी भी आपदा से अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो उनको कम करने का काम करना है। उसके बाद इकोनॉमिक लॉस जो है इन रिलेशन टू जीडीपी, यानी कि डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा है उसको कम करने का काम करती हैं, और रिड्यूस करने का काम करते हैं डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब एक तरीके से रिड्यूस करने का काम करते हैं उसको, कि वो डैमेज ना हो। एंड डिसरप्शन, और आपकी जितनी भी आपकी बेसिक सर्विस है, जो भी आपकी आधारभूत
या फिर आपकी मेन जो सर्विस है उस वो आपकी कहीं ना कहीं बनी रहे, बरकरार रहे, तो इस चीज़ के बारे में फोकस करने का काम करता है। तो ये 4 आपकी है जो एक तरीके से इनको रिडक्शन है इन सारी चीज़ों में। और अब बात करते हैं जिसके अंदर आपको इंक्रीमेंट करने के लिए बात करेगी ये सेंडाई फ्रेमवर्क में। तो इसके अंदर आपका जो 5th नंबर पर आता है वो इंक्रीमेंट करना है नंबर ऑफ कंट्रीज विद द नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजीज, यानी कि काफ़ी सारे देशों को जो है एक तरीके से इकट्ठा करे, काफ़ी सारे देशों को मिला करके लेके आए जिनकी एक अच्छी रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजीज हो, जिनकी नीतियाँ अच्छी हो, उनका नंबर ऑफ कंट्रीज में इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद सब्सटेंशियली एनहांस करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू डेवलप कंट्रीज, यानी कि एक तरीके से भागीदारी सुनिश्चित करना इंटरनेशनल लेवल पर, इसको सुनिश्चित करने का काम करता है। और इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग साइन, यानी कि कोई भी अगर आपदा हो रही है तो उसके अर्ली जो है अर्ली वार्निंग साइंस हमें मिल जाए, ऐसे सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी जो है इंक्रीज करने का काम करता है। तो आपने ध्यान में रखना है कुछ 7 ग्लोबल टारगेट है जो कि 2030 तक पूरे कर लेने हैं, जिसमें से 4 जो है रिडक्शन वाले हैं और 3 है वो आपके इंक्रीमेंट वाले हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको यहाँ पर सब क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ, ताकि सभी को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पर आपको बिल्कुल सारी चीज़ें जो है फैक्चुअल प्रोवाइड करी गई है और आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान में करनी है। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो फटाफट से टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम लोग इस चीज़ से रिलेटेड मैराथॉन्स भी लेकर के आएंगे ताकि आपको इसमें अच्छे नंबर अवेल हो सके। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।